पिछले 3 साल से एनडीए और सीडीएस एग्जामिनेशन एक साथ ही कंडक्ट हो रहा है, यानी कोविड टाइम से कह सकते हैं। कोविड टाइम से जो हमारे एनडीए और सीडीएस का जो प्रोसेस है, इसके अंदर जो चेंजेस देखे गए हैं उन चेंजेस में स्ट्रैटेजी भी एक जैसी है। जैसे कि इस बार सीडीएस एग्जाम में 459 सीट्स, यानी कि मोटे तौर पर कह सकते हैं 450 सीटें, और एनडीए एग्जाम के लिए इस बार 404 सीट, बहुत बड़ा अच्छा खासा वैकेंसी है। यानी कि हम कह सकते हैं ज़्यादातर एग्ज़ाम जो कि साल में एक बार होती है, अगर हम यूपीएससी आईएएस को भी ले लें इसमें, तो 1000 के करीब सीटें अप्रॉक्सीमेट की बात करें। तो आप सोच सकते हैं अगर 459 अगर सीटें हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 1000 पहुँच ही जाएगा इसमें। तो जाहिर सी बात है, इट इज़ नॉट अ लेस सीट। तो यहाँ पर हम कम सीट नहीं है, वहाँ अच्छी खासी सीटें हमारे पास। 459 इज़ अ वेरी गुड अमाउंट, गुड नंबर। वेयर एज इन एनडीए इट इज़ 404 सीट्स इंक्लूडिंग नेवल एकेडमी। तो यहाँ पर हम दोनों ही एग्जामिनेशन की स्ट्रैटेजी जब बात करते हैं, तो अब हम परीक्षा की पूरी तैयारी कर चुके हैं। अब हमें एग्ज़ाम में एक दिन बाद जाना है, और एग्ज़ाम में जाने के समय ज़्यादातर स्टूडेंट जो है पूरी तैयारी करने के बाद भी अपने आंसर शीट में वो इफेक्टिवनेस नहीं ला पाते जिसके लिए उन्होंने तैयारी की हो। तो छोटी सी जानकारी मैं शेयर करूँगा कि एग्ज़ाम अब देना कैसे चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि जो भी हमारे एग्जामिनीज हैं, आप हैं, जो भी हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जो भी एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, उनको सबसे पहले अपनी स्ट्रैटेजीज़ में भी बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस नहीं होना है, बहुत ज़्यादा अपने आप को रिगरसली इंगेज नहीं करना है, बहुत सारे सिलेबस के वॉल्यूम को भी नहीं बढ़ाना है। जितना आप ज़्यादा पढ़ेंगे अभी उतना कन्फ्यूज़न क्रिएट हो। अभी के समय सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ पढ़ें जिनको आपने पहले पढ़ रखा है, और उसको हम रिवाइज करके थोड़ा सा बूस्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट सिर्फ अब रिविज़न का ही टाइम। Do not engage yourself in any of the new topics. नए टॉपिक को पढ़ने का कोई जोखिम मत लीजिए, क्योंकि उसको पढ़ने के चक्कर में कहीं आप पुरानी चीज़ें ना भूल जाए। तो यहाँ पर इन बातों को बहुत अच्छे से समझ लेना है। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे नई चीज़ों को, पुरानी चीज़ें जिसमें हम श्योर हो सकते हैं कि हमारे मार्क्स आ जाएँ, उसमें शायद हम लूज़ करें। अब एग्ज़ाम को हमें देने के लिए कुछ बेसिक स्ट्रैटेजी में हमें जाना चाहिए। सो व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी फॉर एनडीए एंड सीडीएस एग्जामिनेशन, क्योंकि दोनों एग्जामिनेशन अब एक साथ ही हो रहे हैं। तो दोनों के एग्जामिनेशन जो है, क्योंकि इसमें आज जैसे कि मैंने एक जर्नल में देखा, न्यूज़पेपर में देखा इसमें कि 30 सेंटर्स बनाए गए हैं पटना में, 30 सेंटर्स एनडीए के लिए। तो सोचिए कि 30 सेंटर्स 30 सेंटर है, कितनी बड़ी आबादी। भारत में सबसे बड़ा जनसंख्या घनत्व कौन से राज्य का है? बिहार का है। और बिहार देश का सबसे डेंसियस पॉपुलस स्टेट ऑफ द कंट्री, और उसके लिए एनडीए जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए पटना, जो कि राजधानी है बिहार की, उसमें 30 सेंटर्स बनाए। तो इतने सारे सेंटर्स और लगभग 20 के करीब जो है सीडीएस एग्जाम, तो इतने सारे स्टूडेंट्स आने वाले हैं। तो आपके पास स्ट्रैटेजी में ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। एनडीए एग्जामिनेशन जो है आपका, ये 2 स्टेज का एग्जामिनेशन होगा, और सीडीएस एग्जामिनेशन 3 स्टेज का। 2 स्टेज में पहला पेपर आप लोगों का जैसे कि मैथमेटिक्स प्लस जीएटी। जब हम जीएटी कहते हैं तो इसमें सिलेबस कौन सा रहता है? इसमें जीएस और इंग्लिश का है। तो एक्चुअली में ये 3 सब सिलेबस हैं आपके पास, जीएस, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, यानी 3 सिलेबस के साथ आपका बना हुआ, और सेक्शनल कटअप भी आपका 3 के साथ बनेगा। तो कभी भी क्वेश्चंस में इतना ज़्यादा इंगेज मत हो जाइएगा कि आपको जो है इस सेक्शनल कटअप की जानकारी ना पता। कुछ स्टूडेंट जो हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स तो सेपरेट पेपर होगा, उसमें आपको सेपरेट टाइम मिलता है, अलग बात। लेकिन इस पेपर में जनरली स्टूडेंट जो हैं, जैसे कि इंग्लिश की जगह पर मान लीजिए जीएटी में फंस गए और सोचा कि इंग्लिश में भी हम जीएटी वाले ही मार्क्स इंक्लूड करेंगे, ऐसा नहीं। आपको इसमें भी सेक्शनल कटऑफ में 25% मिनिमम स्कोरिंग, और इसमें भी मिनिमम स्कोरिंग में जाना हो। और एग्जामिनेशन का एक बेसिक जो रिजल्ट का अभी तक का रेट रहा है, एवरेज अगर बात करें इसमें, तो आपको जो है 350 प्लस का टारगेट रखना आउट ऑफ 900, एंड इट इज़ नॉट अ प्रेशरस मार्क। ये कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करने वाला नहीं। 900 नंबर में से 350 प्लस का आप टारगेट रखें, कौन सा बड़ा चीज़ है? कुछ भी नहीं। लेकिन सभी में 25% का एक स्लैब होना चाहिए। इसके लिए मैथमेटिक्स का जो भी गिवन टाइम है, ध्यान रखना है कि कम से कम आपको जो है 80 नंबर का स्कोरिंग करना है। यानी कि उसमें पर क्वेश्चन का जो 3 नंबर का रहता है, उस सबको मिलाकर आपको 80 नंबर कम से कम लाना है। लेकिन ये कम से सिलेक्शन नहीं होगा, ये सेक्शनल कटअप होगा। इसलिए आपको क्या करना चाहिए इसमें कि अपने क्वेश्चंस को करने के लिए आप टारगेट रखिएगा कि मुझे कम से कम 150 नंबर के लिए इसमें अटैम्प्ट लें, और बहुत ही ईजी टारगेट है। मैथमेटिक्स जो है, मैं कहूँगा कि बिहार के स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं कि वो मैथमेटिक्स को पी जाते हैं।
यानी कि पूरे इंडिया में सबसे अच्छा मैथमेटिक्स जो है बिहार के लोग, इस जमीन से आर्यभट्ट जैसे लोग बने कमजोर हैं तो स्ट्रैटेजी बनानी होगी ना। यानी कि मैथमेटिक्स जो है बिहार की पहचान रही है और बहुत सारे मैथमेटिशियन बिहार के जो है पॉपुलर जो है इंडिया रिकॉग्नाइज टीचर्स भी रहे। तो हम यहाँ पर जब मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स में हमें 80% नंबर मिनिमम चाहिए और 150 मार्क्स पास होने के लिए चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। कितने में से 300 नंबर में से मिनिमम हमें लेना है 80 नंबर और अच्छा से स्कोर करना है, पास करना है अगर तो 150 नंबर के करीब टारगेट रखिए, जो कि 50% ही कोई बड़ा चीज़। अब हम जाते हैं जीएस और इंग्लिश के पेपर में। जीएस में आपका क्या क्या रहेगा, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस का पेपर रहेगा, यानी कि हम इसको जीके और साइंस के साथ जोड़ते हैं। साइंस में आपका बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री रहता है इसमें, और जीके जीएस में आपका फिजिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स है। सिलेबस बहुत बड़ा है, इसलिए बड़े सिलेबस के वॉल्यूम में कहीं आप बहुत ज़्यादा ना पढ़ के फंस जाए। अभी के समय तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगा। साइंस में जो भी आपके टीचर्स ने फॉर्मूला इसके ऊपर बात किए थे उसी से पढ़िएगा, और जीके में करंट अफेयर्स के सेक्शन के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इंग्लिश में अभी के समय जो फाइनल टच होना चाहिए आपका वर्ड पावर में ही रहना चाहिए, कोई नया कंसेप्ट सीखने की जरूरत नहीं है। मैं डैम श्योर हूँ आपके लिए कि आपके एग्जाम में जितना भी ग्रामर पूछा जाएगा उसमें से 80% आपने पढ़ा हो, वहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ड पावर के सेक्शन को थोड़ा सा एक बार रिविजन वर्क में डालना है, क्योंकि वर्ड पावर शॉर्ट मेमोरीज को कैरी करता है, बहुत दिन तक सर्वाइव नहीं करता, इसलिए उसी समय थोड़ा सा एक बार रिवाइज करें। इस स्ट्रेटेजी से जाकर आप 350 नंबर को आराम से ले सकते हैं। पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि पेपर को कैसे सॉल्व करना शुरू करें। तो पेपर को सॉल्व करने की शुरुआत बिना सॉल्यूशन के सबसे पहले पेपर को देखना चाहिए। अगर आपने पेपर को पहले देखा नहीं, यानी कि मान के चलिए कि 10 मिनट आपको पेपर को पूरा टर्न करने में लगेगा, पेजेस को चेक करिए, इसमें क्वेश्चंस को अच्छे से चेक करिए, कौन सा क्वेश्चन आपके रेंज में। मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, आपकी अपनी स्ट्रैटेजी होगी यहाँ पर, लेकिन मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, जो क्वेश्चन आपको लगता है ये बन जाए उसके ऊपर आप टिक छोटा सा मार्क कर सकते हैं। हालांकि प्रोहिबिटेड होता है कि पेपर पर कोई मार्क नहीं करना, फिर भी कुछ इंडिकेट कर दीजिए पेन से या कुछ भी डॉट से कर दीजिए कि ये क्वेश्चन क्लियर है, या 2 मार्क का मतलब क्लियर, 1 मार्क का मतलब है पॉइंट, ऐसे डॉट लगा दिया, 1 डॉट का मतलब है इसमें मेहनत लगेगी। तो ऐसा करके जल्दी से पूरे पेपर को देख लीजिए 10 मिनट, और 10 मिनट के बाद जब दोबारा पेपर स्टार्ट करेंगे आप, तो जो डबल वाला आपने डॉट किया हुआ उस क्वेश्चन को सॉल्व सबसे पहले। ये भूल जाइए उसका सीक्वेंस क्या है, क्योंकि ये सबसे अच्छा स्ट्रैटेजी होता है। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि जानते हुए क्वेश्चन को भी वो सॉल्व नहीं कर पाते, क्यों भाई, टाइम का क्रंच है, लास्ट में प्रेशरस हो जाता है, और प्रेशर में हमारे क्वेश्चंस नहीं बन पाते। मुझे लगता है ये भी बना ले, वो भी बना ले, पता नहीं क्या हो जाएगा इसमें। बिल्कुल पीसफुली जाना है, बैठना है, और एग्जाम की स्ट्रैटेजी में डबल डॉट मतलब ज़्यादा जानना, 1 डॉट का मतलब थोड़ा सा कम जानना, और जिसमें डॉट नहीं लगा है मान के चलिए उसको करना ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी तो है आपका। तो इस तरीके से अगर आपने 50% भी क्वेश्चंस को अटेंड कर लिया इसमें, तो आप डैम श्योर हो जाइए 100% आप रिजल्ट अचीव करें। और ये सेक्शन, ये शेड्यूल जो है आपका, ये सारे पेपर में रिपीट करिए। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है, इनफैक्ट मैं भी जब एग्जाम नहीं था तो 1-2 बार ऐसा हुआ था मेरे साथ कि स्टार्टिंग से जिद होता है ना थोड़ा सा कि आप कुछ छूटेगा ही नहीं क्वेश्चन, पहला पेपर निकाला हमने और स्टार्टिंग से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट। और स्टार्टिंग में क्या होता है, एक हार्ड क्वेश्चन आ जाए जो टाइम कंज्यूमिंग है, उसमें क्या होता है, ज़्यादा 3-4 क्वेश्चन का टाइम वो एनगल्फ कर लेता है। ऐसे समय में जब लास्ट में क्वेश्चन देखते हैं तो समय नहीं बचता, और जबकि लगता है कि थोड़ा समय देते तो सॉल्व हो जाए। तो वो जो है बराबर के मार्क्स के क्वेश्चन है, तो हम एक क्वेश्चन में ज़्यादा समय क्यों दें। तो जो हमें डेफिनेटली आता है उसको हमें सबसे पहले करना है, क्योंकि डेफिनेट क्वेश्चन हमारे डेफिनेट मार्क्स को बताते हैं। एनडीए के सेक्शन में ये हमारी स्ट्रैटेजी जो है ये बहुत ही इफेक्टिव है। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को जब मैं अपनी स्ट्रैटेजी में लेके चलता हूँ तो उनका पेपर जो है सेटिस्फेक्शन लेवल पर आता है। What do you mean by satisfaction? It means whatsoever the content you studied, even you reveal the same fact in the examination. कभी कभी होता है हमें आता ज़्यादा है लेकिन हम कर नहीं पाते, तो ये डिससेटिस्फेक्शन का रीज़न। तो यहाँ पर हम सीडीएस एग्जामिनेशन में सबसे पहले हमें पता करना होगा कि 3 स्टेज में सबसे पहले इंग्लिश होगा, जीके जीएस होगा, और फिर आपका मैथमेटिक्स होगा। इंग्लिश और जीएस ये आपका कंपलसरी पेपर होता है, परमानेंट है, शॉर्ट सर्विस कमीशन, क्योंकि 2 तरह के कमीशन होते हैं आपके पास। एनडीए में तो सिर्फ परमानेंट कमीशन है, लेकिन सीडीएस में शॉर्ट सर्विस कमीशन, जिसको हम एसएससी भी कहते हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन, और इसको हम पीसी कहते हैं, परमानेंट कमीशन। तो सीडीएस एग्जामिनेशन में जो शॉर्ट सर्विस कमीशन होती है, जिसको हम ओटीए के नाम से जानते हैं, उसमें सिर्फ आपको जीएस और इंग्लिश पढ़ना, जिसमें कि बॉयज़
जिनकी एज जो है 23 प्लस जा चुकी है, गर्ल्स जो सिर्फ ओटी के लिए एलिजिबल हो। तो यहाँ पर वो सिर्फ जीएस और इंग्लिश के लिए एलिजिबल हैं, और जो परमानेंट कमीशन के लिए है जिसमें आपकी इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी में आईएम है, ये तीनों के लिए जो है आपको मैथमेटिक्स को भी देना। तो सबसे पहले स्ट्रेटेजी तो ये है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन वालों को, जिसको हम ओटीए कहते हैं, उसको इंग्लिश और जीएस देना है, और परमानेंट कमीशन जिसमें कि आईएम है, इंडियन नेवी और क्या, इंडियन एयरफोर्स, ये तीनों के लिए आपको तीनों सिलेबस को देना होगा। पहला पेपर इंग्लिश है, और इंग्लिश में क्योंकि सभी के लिए है तो जाहिर सी बात है कि आपके पास वही स्ट्रेटेजी 25% मार्क्स की स्ट्रेटेजी है। इस सेक्शन में मैंने अलग अलग साल में कभी 22%, कभी 25% देखा हुआ है ना। तो मान के चलिए कि अगर 22% आ गया तो इसमें आप परेशान मत होइए कि सर ने तो 25% बताया था। मैंने एक एवरेज और सेफ साइड लिया, 20% भी देखा है। 20% का मिनिमम कट ऑफ होना चाहिए, मिनिमम स्केलिंग होना चाहिए। तो प्लीज डू नॉट बॉदर अबाउट इट। अगर 20% भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 25% दिमाग में बैठा लीजिए कि 100 क्वेश्चन में से 25 का। अच्छा, इसमें मुश्किल ही क्या है? ए बी सी डी 4 ऑप्शंस होते हैं। अगर आपको कुछ नहीं भी आता है तो मान के चलिए सभी में ए लगा दीजिए, तो आपका फिर भी 25% बन गया। एक बात कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ यही करिए। हालांकि तुक्का लगाने के लिए भी एक लॉजिक चाहिए। तुक्का कैसे लगाना चाहिए, थोड़ा सा बात करें, सुनना चाहते हैं? तुक्का लगाने का लॉजिक मैं बता रहा हूँ क्या है। सबसे पहले ये हमें मानना है कि भाई ऐसा है कि एग्जाम में जो है 4 ऑप्शंस जो बने हुए हैं, ये 4 ऑप्शंस में से 25% अगर ईच को ले लें तो 100 तो हो जाएगा। और एग्जामिनर जो है जनरली मोटे तौर पर देखें 20 से 25% जो है सभी में क्वेश्चंस देते हैं, यानी ए में भी 20 से 25, बी में भी 20 से 25, सी में भी और डी में, ऐसा करके दिया जाए। तो सबसे पहले क्या करिए, जो भी आपको कंफर्म आते हैं क्वेश्चन उसको पहले टिक कर लीजिए। मान लीजिए सी, अब सी में से मान लीजिए आपको 100 क्वेश्चन दिए और 100 में से आपने जो है 20 क्वेश्चन सी में कंफर्म कर लिए, तो 20 ही क्वेश्चन तो किए, 80 क्वेश्चन तो नहीं किया आपने, लेकिन आपको बताया कि मैंने सी वाले सेक्शंस को तो लगभग कर लिया। अब आंसर जो होगा वो सी में नहीं होना चाहिए। तो कंफ्यूजन में एक पॉइंट जो है एलिमिनेशन में चले जाएंगे आप, ये तो या तो बी या तो ए, ऐसा करके हम चॉइस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा रेंज होना चाहिए तुक्का लगाने के लिए भी साइंटिफिकल जो प्रूवन जो आपके पास स्ट्रैटेजी है कि सबसे पहले जो भी सबसे ज़्यादा आपको रेंज में क्वेश्चंस बन रहे हैं उन क्वेश्चंस को बना लीजिए, और बनाने के बाद अगर 20 इसमें आ रहे हैं तो मान के चलिए कि 25 होते हैं तो 5 ही नहीं है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन तो आपने बना लिए हैं। तो अब दूसरे जगह पर आपको गेस करना चाहिए या कह सकते हैं तुक्का लगाना चाहिए। अदरवाइज इसमें लगाएंगे तो फिर ये 25 से ज़्यादा थोड़ा ना होगा, एक नॉर्मल स्ट्रैटेजी के बाद। तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रैटेजी के साथ जो है अपने एग्जाम में स्कोरिंग्स को बढ़ा सकते हैं। हमें रिस्क कब लेना चाहिए? मान के चलिए कि एनडीए में जो है आपके 350 मिनिमम स्कोरिंग करेंगे तो आपका कट ऑफ बने सेक्शन को मिला, और सीडीएस में अगर देखा जाए तो 100 मार्क्स ईच होता है, तो 3 पेपर को ले लिया जाए तो 300 नंबर, और इसमें ओटीए में अगर देखें तो 2 पेपर को ले लिया जाए तो 200। तो 200 नंबर में से मोटे तौर पर हम कहें तो 100 मार्क्स का कट ऑफ इसमें, और इसमें 120 का कट ऑफ इसमें आईएमए, यानी परमानेंट कमीशन के लिए 120 तक एक एवरेज में जाता है, पेपर देख के और अच्छे से बता पाए। तो आप देखिए 50% ही एवरेज है, और 50% बहुत बड़ा डील है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर मान लीजिए कि आपका जो है किसी पेपर अगर आपका 50% से कम स्कोरिंग जा रहा है, हालांकि इसमें तो आपका 35% के करीब जा रहा है एग्रीगेट, तो अगर मान लीजिए आपका जो है 40% से नीचे जा रहा है और 40% से नीचे पास नहीं हो, तो फिर आप इस बात के लिए ध्यान रखिएगा कि इतना नीचे स्कोर करने के बाद, यानी कि 40 से नीचे जाने के बाद आपका सिलेक्शन तो वैसे भी नहीं होगा, तो फिर रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आपने 40 से कम किए हैं क्वेश्चंस और सोच रहे हैं कि पता नहीं होगा नहीं होगा, तो फिर आपको रिस्क लेना चाहिए। लेकिन अगर आपने 50% तक श्योर एंड सर्टन अपने तरफ से कॉन्फिडेंट है कि इतने क्वेश्चन सही, तो फिर रिस्क लेने पर आपको सोचना चाहिए, क्योंकि रिस्क की जरूरत है नहीं, ये श्योर एंड सर्टन रिजल्ट है। तो रिस्क लेना भी कब है? रिस्क लेना तब है कि जब हमने स्कोरिंग जो है 40% से कम किया। अगर कम किया है तो ऐसे भी इसमें कुछ ना कुछ 1-2 क्वेश्चन का एरर में चले ही जाए, तो उसमें आपको रिस्क लेकर 2-3 क्वेश्चन को ट्राई करना चाहिए। और मान लीजिए आपने 50 क्वेश्चन किया है तो फिर रिस्क मत लीजिए, क्योंकि उसके नेगेटिव मार्क्स जो है शायद आपके 50% से और आपको डिक्रीज करें। इस तरीके से एग्जामिनेशन के सेक्शन को कवर कर सकते हैं। लास्टली मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि 30 सेंटर्स का मतलब ये है बहुत अच्छी खासी संख्या में स्टूडेंट्स हैं,
बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं अपनी स्ट्रैटेजी में शामिल करते हैं कि वो बहुत सारा अपने आप को एक ऑरा बना लेते हैं। अरे बहुत बढ़िया पेपर, 100 में से 100 क्वेश्चन, इस बार तो मैथ्स में से 280 नंबर पक्का आ जाए। ऐसी ऐसी बातें करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम में मिलेंगे। अवॉइड करना है उनको, वो सिर्फ बातों के धनी। मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं कि सर इस बार जो है रिटर्न तो हो जाएगा, इंटरव्यू करेंगे, इसमें कितना हुआ सर, 600 नंबर आ जाए। हालांकि रोल नंबर्स तो रहते ही हमारे पास। जब वो नहीं पास हो पाते तो कहते हैं इस बार यूपीएससी ने कुछ गलती कर, इस बार मेरे पेन मार्किंग में कुछ गलती हो, इस बार मेरा फॉर्म रिजेक्ट। ऐसा कुछ नहीं हो। एग्जाम की स्ट्रैटेजी अच्छे से लेके चलिए, और बहुत सारे लोग आपको वहाँ पर थोड़ा सा डीमोटिवेट करेंगे। आपने 50% बनाया, अरे यार इतना कम कोई बताता है क्या, मैं तो 80% बना के लाया। और दूसरे पेपर में प्रेशरस हो जाए, आपको लगेगा पता नहीं क्या होगा, इस बार तो मेरा सिलेक्शन ही नहीं हो, इस बार बहुत हाई रेंज है। आप बिल्कुल नेगलेक्ट करिए, एग्जाम में एकदम अकेले बैठिए और बैठ के आराम से जो भी रिवीजन करना करिए, वरना आराम से खाना खा के रिलैक्स करिए। एग्जाम में जाकर दोबारा बैठिए। मॉडरेट सिंपल स्टूडेंट्स यूज टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। जो ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, अरे ये हो गया वो हो गया, वो लास्टली जो है सिर्फ और सिर्फ आपको जो है ऐसी बातें करें। इनफैक्ट एसएसबी में जब जाएंगे ना अभी, तो आपको कहेंगे मेरे तो अभी एसएसबी बोर्ड के जो प्रेसिडेंट है ना, वो हमारे अंकल हैं, इस बार तो श्योर सिलेक्शन है। और वो 10-15 लोग अपने साथ मिला लेते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? उनकी स्ट्रेटेजी होती है। क्योंकि आपका जो एसएसबी में जीटीओ होता है ना, वो जीटीओ में जो है आपका इंप्रेशन अगर ठीक होगा तो बार बार फ्रेंड्स आपको बुलाते हैं कमांड टास्क में, और जीटी करेंगे तो आपके पॉइंट्स को कोई कट नहीं करता है, और उसको पता चल गया प्रेसिडेंट का कोई रिलेटिव है तो फिर आपको रिस्पेक्ट भी देते हैं ज़्यादा। तो इस तरीके से वो स्ट्रैटेजिकली जो है आपको जो है ऐसा कुछ और आप बना ले। प्लीज़ नॉट कम इन दैट ट्रैप। आप मान के चलिए कि अगर एक सिलेक्शन होगा तो मेरा ही होगा, उससे पहले कोई दोस्त नहीं है, कोई दुश्मन नहीं, आप बिल्कुल न्यूट्रल। ये सबसे फाइनेस्ट स्ट्रैटेजी है एग्जाम से पहले। बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए, किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है। वो कह रहे हैं 300 में से 300 मैथ्स में आने वाले हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। कोर्स जब ज्वाइन करेंगे तो मिलेंगे आपसे, क्योंकि आपको भी पता है कि मेरा तो होगा ही, तुम भी मिल लेना मेरे से। हम क्यों कहें आपका हो, आप कहिए कि ठीक है जब ज्वाइन करोगे तो आके मिल लेना मेरे से, उसको पता चल जाएगा इसका कॉन्फिडेंस मेरे से भी ज़्यादा। डू नॉट अप्रिशिएट एनीथिंग, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मेरी स्ट्रेटेजी पास हो। इतने के साथ मैं इसको एंड करता हूँ, और ऑल द बेस्ट विशेस टू यू ऑल। थैंक यू।